वेल हेलो टू द GO5। इसमें हम क्लाइमेटोलॉजी के 1 से लेके 50 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमने जियोमॉर्फोलॉजी का देखा था। सो पहला क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग ट्रेसेस ऑफ द गैसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में हमें ये जो गैसेस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले सबसे बड़ा जिसका है एंड लास्ट में सबसे छोटा जिसका कॉन्सेंट्रेशन है वो। ठीक है, सो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो होता क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन। सो यहाँ पर ही लिख देती हूँ। पहला जो है सबसे ज़्यादा, आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नाइट्रोजन का होता है, ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, नाइट्रोजन का वो होता है N2 का कितना होता है 78.1%। और ये केमिकली इनएक्टिव गैस होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिस इज केमिकली इनएक्टिव गैस। एंड फिर होता है O2 मतलब ऑक्सीजन का 20.9% होता है। फिर आ जाता है हमारे पास आर्गन। आर्गन का होता है 0.93%। देन वी आर हैविंग द कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इनका होता है 0.03। देन वी हैव द नियोन। नियोन का कितना होता है, नियोन का होता है 0.0016। एंड देन वी हैव द हीलियम। नियोन के बाद आ जाता है हीलियम। हीलियम ऐसे लिख देती हूँ मैं, दिस इज योर हीलियम। सो हीलियम का होता है आपका 0.0005%। ठीक है, फिर आ जाता है आपका क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का होता है 0.001%। ओके, देन वी हैव द नाइट्रोजन ऑक्साइड। नो, इट इज़ नॉट द नाइट्रोजन ऑक्साइड बाय द वे। यहाँ पर होता है आपका मीथेन। ठीक है, दिस इज योर मीथेन। ठीक है, बीच में यहाँ पर मीथेन आ जाता है। फिर आता है आपका जेनॉन। जेनॉन का होता है 0.0009%। देन आता है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को वैसे सिर्फ H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का होता है 0.0005। एंड देन आता है आपका ओजोन विच इज़ द O3, 0.0006%। ठीक है, तो ये आपका होता है सीक्वेंस। अब देखते हैं मीथेन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियोन एंड हाइड्रोजन। अब हमको पता है कि भाई हाइड्रोजन जो है वो सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन में होता है, तो ई सबसे लास्ट में आने वाला है। देखो वैसे आंसर तो इसी से हो सकता है, इसे ही आंसर हो गया, बट हम देख लेते हैं। पहला क्या है, फर्स्ट वी हैव द नियोन, दिस इज द नियोन, यहाँ पर नियोन है। फिर आ जाता है सी, सी इज द हीलियम। ठीक है, नियोन के बाद दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकेंड हीलियम। फिर उसके बाद आता है ए विच इज़ द मीथेन। ठीक है, ये आ गया आपका मीथेन यहाँ पर तीसरे नंबर पर। फिर आता है आपका, अच्छा ये जो मीथेन है ये इसके ऊपर कर लेना। ठीक है, फिर आता है आपका क्रिप्टॉन एंड सबसे लास्ट में आ जाता है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, तो कुछ याद रखो, जैसे बॉटम टू याद रख लो। बॉटम टू है हमारे पास हाइड्रोजन एंड ओजोन। ठीक है, दिस इज द ओजोन। और जो सबसे फर्स्ट में है वो आपका नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। फिर देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स दिए हैं और आपको इनको मैच करना है। ठीक है, फोटोस्फेयर। अब फोटोस्फेयर क्या होता है आपको पता होगा, जो फोटोस्फेयर है वो पहले तो सन का पार्ट होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ सन। सो फोटोस्फेयर जो भी आउटर पार्ट होता है ना, दिस इज द सन, तो जो आउटर पार्ट है सन का इट इज कॉल्ड एज द फोटोस्फेयर। अब यहाँ पर देखो सन से रिलेटेड क्या चीज़ है, क्या सन स्पॉट रिलेटेड है? सो यस, वैसे तो सन स्पॉट रिलेटेड है। फिर दूसरा है सोलर इरेडियंस एंड ABC एंड पोलन ग्रेन। अब इसमें से कौन सा जो है वो सही है? देखो जो फोटोस्फेयर है वो हमारा रिलेटेड है सोलर इरेडियंस से। मतलब अब ये जो सोलर इरेडियंस है, सन स्पॉट, और जो मॉन्डर मिनिमम है, मॉन्डर मिनिमम, देखो फोटोस्फेयर तो सोलर इरेडियंस से रिलेटेड है, मतलब जो सन का ऊपरी पार्ट है इससे ही हम हमारे अर्थ को जो है वो सन रेज मिलती है। ठीक है, मतलब जो भी एनर्जी वगैरह मिलती है वो। फिर मॉन्डर मिनिमम क्या होता है, मॉन्डर मिनिमम एक पीरियड था। ठीक है, दिस वाज द पीरियड जहाँ पर आपके जो सन स्पॉट हैं वो एकदम लो हो गए थे, है ना। सो दिस वाज द मॉन्डर मिनिमम। फिर ABC क्या है, ABC का वैसे तो फुल फॉर्म होता है इट इज एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड्स। क्या है, एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड्स। अब एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड्स दे आर रिलेटेड टू द फॉर्मेशन लेयर ऑफ द पोल्यूटेंट, मतलब जो पोल्यूशन की लेयर बनती है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड। ठीक है, अब जो पॉलन ग्रेन है आपको पता होगा
यदि आपको नहीं पता है तो याद करो, तो याद कर लो कि जो पैलिनोलॉजी है, पैलिनोलॉजी क्या होता है? पैलिनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ पॉलेंस। जो भी स्टडी ऑफ पॉलेंस है उसको हम बोलते हैं पैलिनोलॉजी। तो पॉलन ग्रेन्स आपका पैलिनोलॉजी से आ जाएगा, ठीक है। क्या देख लिया हमने? देखो, दो तीन चीजें याद रखने की आपको। मॉन्डर मिनिमम, ये सन स्पॉट है जहां पर जो सन की एक्टिविटीज है वो काफी रिड्यूस हो गई थी। देन वी हैव द एबीसी विच इज द एटमॉस्फेरिक, मतलब जो भी आपके एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड्स हैं, पोल्यूटेंट से रिलेटेड है। पॉलन ग्रेन जो है वो आपका पैलिनोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। देन अगेन यहाँ पर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैस हैज नॉट बीन रिप्रेजेंटेड बाय द करेक्ट सिंबल, ठीक है, कि कौन सी गैस है वो करेक्ट सिंबल से नहीं रिप्रेजेंट की जा रही है। तो देखो, केमिस्ट्री में मैं आपको बता देती हूँ, केमिस्ट्री में होता क्या है कि जो भी गैसेस वगैरह हैं उनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है, बाकी जो उनका दूसरा लेटर होता है इट इज, मतलब जैसे एच और ई, तो फर्स्ट जो है वो कैपिटल है और दूसरा जो है वो स्मॉल है। कभी ऐसे नहीं होता कि एच ई, दोनों कैपिटल कभी भी नहीं हो सकते, समझो, है ना। तो जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है, अब नाइट्रस ऑक्साइड भी यहाँ पर गलत है, और ये के आर है एक्चुअली ऐसे, एंड के आर ये भी गलत है क्योंकि के आर जो है वो ऐसे लिखा जाता है, और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का होता है N2O, ठीक है। हीलियम सही है यहाँ पर, नियॉन सही है। तो हमारा क्या हो गया? वी हैव द 1 and 2 करेक्ट, ठीक। फिर उसके बाद देख लेते हैं, देखो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, अभी हमने देखा N2 का सबसे ज़्यादा होता है, मतलब जो नाइट्रोजन है उसका सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है? 78%। फिर आता है ऑक्सीजन का लगभग 21%। आर्गन, आर्गन का होता है हमारा 0.93%, और फिर आ जाता है आपका ऑक्सीजन, सॉरी जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका 0.03%, ठीक। सो दिस इज, अभी हमने देखा, देख लेते हैं एक बारी फिर से। ये देखो, यहाँ पर आर्गन जो है वो 0.9, और जो आपका CO2 है वो 0.03%। गॉट इट। फिर हम बात कर लेते हैं, ओके, दिस इज द क्वेश्चन। द सब पोलर लो इन द सदर्न हेमिस्फेयर इज नियरली कॉन्टिन्यूस। जो सब पोलर लो है, सब पोलर लो क्या होता है? देखो, ऐसे बेल्ट्स होते हैं, सो दिस इज योर इक्वेटोरियल, ये सब ट्रॉपिकल होता है, दिस इज योर सब पोलर एंड दिस इज योर पोलर, ठीक है। सो इस वाले बेल्ट का पूछ रहा है कि सब पोलर जो है वो साउथ में कॉन्टिन्यूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो लैंड मास है इज लेस इन द सदर्न हेमिस्फेयर देन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, मतलब यहाँ पर जो लैंड मास है क्योंकि नहीं होता है, कम होता है नॉर्थ हेमिस्फेयर के कंपेयर में, इसीलिए ऐसा होता है। तो आपको बताना है क्या ये सही है? यस, सो दिस इज राइट, ठीक है, ये जो है वो राइट है। फिर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स द टेम्परेचर, इसमें से कौन सी लेयर जो है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है? सो स्ट्रेटोस्फेयर में तो क्या होता है कि आप जब ऊपर जाते हो तो आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है ना। ट्रोपोपॉज को थोड़ा कर लेते हैं। फिर मेजोस्फेयर में क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मेजोस्फेयर होता है, तो इसमें जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज होता है अब जैसे जैसे ऊपर जाते हो। सेम विद द ट्रोपोस्फेयर, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है, बट जो ट्रोपोपॉज है इसमें टेम्परेचर डिक्रीज ना होके इसमें कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसलिए इसको पॉज ऐसा नाम दिया गया है, कांस्टेंट होता है। सो आवर आंसर इज दिस। देन ऑक्सीजन को आपको बताना है, अगेन ये 20% है। आर्गन का वी हैव दिस 0.93, CO2 का है 0.03, एंड नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन इज दिस वन, दिस इज आर 78, ठीक है। फिर क्वेश्चन इज आस्किंग, 8 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर द टेम्परेचर डिक्रीज विद द हाइट एट एन एवरेज रेट ऑफ अबाउट 0.6% पर 100 सेंटीमीटर, मतलब ऐसी कौन सी लेयर है जिसमें आप ऊपर जाते हो तो आपका जो रेट है टेम्परेचर के डिक्रीज होने का वो होता है 0.6 डिग्री पर, मतलब 0.6 डिग्री पर 100 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब 100 सेंटीमीटर ऊपर जाने में, 100 सेंटीमीटर ऊपर जाने में 0.6 डिग्री आपका जो टेम्परेचर है वो घट जाता है। तो ये होता है नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। नॉर्मल लैप्स रेट ऐसा होता है कि 6.5 पर 1000 मीटर, ये होता है नॉर्मल लैप्स रेट। सो ये होता है आपका ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में ये जो है
सारी चीज़ें होती हैं। इट इज़ नॉट द स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि इसमें तो जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, ठीक है। थर्मोस्फेयर में भी नहीं होता, आयोनोस्फेयर में भी नहीं होता। इनमें इन दोनों में भी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, इसमें डिक्रीज नहीं होता। बट दे आर आस्किंग कि भाई ऊपर जा रहे हो तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। फिर the actual amount of water vapor of the given quantity of air is greatest for which of the following relative humidity combination, मतलब किस relative humidity combination में water vapor सबसे ज़्यादा होगा। किस relative humidity combination में जो आपका water vapor है वो सबसे ज़्यादा होने वाला है। सो वो होता है आपका 40 से लेके जो भी आपका 100 डिग्री सेल्सियस है उस पर ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सो दिस इज दिस। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स, इनमें से कौन सी जो लेयर है एटमॉस्फेयर की वो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है जो कि ग्राउंड से भेजी जाती हैं। क्या ये मेसोस्फेयर है? नहीं, दिस इज द आयोनोस्फेयर, क्योंकि इसमें आयंस होते हैं। आयंस दे आर रिफ्लेक्टिंग द रेडियो वेव्स, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर भी नहीं है, स्ट्रेटोस्फेयर भी नहीं है। अच्छा, स्ट्रेटोस्फेयर जो है इसमें होता है आपका ओजोन, जो कि 15 से 30 किलोमीटर की हाइट पर होता है। इसकी ये खासियत है। और जो ट्रोपोस्फेयर है इसमें सारी आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवॉइड ऑफ द एटमॉस्फेयर, कौन सा जो लेयर है जिसमें एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो देखो, एटमॉस्फेयर तो आपको मोस्टली जो है वो आपको मिलेगा एटमॉस्फेयर, व्हाट आई वुड से कि जो आपका ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है एंड थर्मोस्फेयर है, ये पार्ट हो जाते हैं आपके। और एग्जोस्फेयर भी मान लो अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है। अप टू सम एक्सटेंट आपका एग्जोस्फेयर मान लो, ठीक है। ये इनमें थोड़ा बहुत आपको एटमॉस्फेयर के कण जो हैं वो मिल जाएंगे। बट जो मैग्नेटोस्फेयर है इसमें कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है, ठीक है। ये तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनता है। सो यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है। देन देन वील टॉक अबाउट कि कौन सी जो गैस है वो कितने हाइट पर मिलती है। देखो, सबसे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है कि सबसे ऊपर हाइट पे जो मिलता है वो मिलती है आपकी एट द हाईएस्ट हाइट यू विल बी हैविंग दिस हाइड्रोजन, मतलब ये टॉप मोस्ट गैस होती है। दिस इज द टॉप मोस्ट गैस, ठीक। फिर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपको मिलेगी लगभग यहाँ 100 से 200 किलोमीटर में। ऑक्सीजन आपको मिलेगी 200 से 1100 में। और हीलियम मिलेगी आपको 1100 से 3500 में। सो मतलब ये जो हीलियम है, दिस इज योर समझो हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन है, इसके नीचे आपका हो जाएगा हीलियम, इसके नीचे यू आर हैविंग दिस नाइट्रोजन, ठीक है। फिर आपका जो नो यस, यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑक्सीजन O2 एंड सबसे नीचे आएगा आपका N2। सो देख लेते हैं कैसा है इसका। जो N2 है वो आपका मिल रहा है 100 से 200 तक, फिर यहाँ से 200 से 1100 तक, एंड देन यू आर हैविंग 1100 से 3500 तक, एंड देन 3500 एंड अबव में आपकी ये वाली गैसेस मिल जाएंगी, ठीक है। इसको याद रखना है, एक क्वेश्चन आपको कॉस्ट कर सकता है ये। Got it? Then which one of the following altitudinal ranges ozone is found, मतलब जो ओजोन है वो किस एल्टीट्यूड पर मिलती है, ये क्वेश्चन सिंपली यही पूछ रहा है। सो आपको पता होगा, अभी मैंने बताया है कि ये मिलती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में भी ये आपका 15 से 30 किलोमीटर की हाइट पर मिलती है। ये हमको यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, ये ओजोन लेयर। So ये 15 से 35 किलोमीटर। Which term is used to describe the conversion of solid directly into the gas without passing through the liquid stage, मतलब ये जो solid है, solid directly आपका गैस में कन्वर्ट हो गया। नहीं तो पहले जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद गैस में कन्वर्ट होता है। बट सॉलिड यदि डायरेक्ट गैस में हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये जो फिनोमिना है इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन, ठीक है। इसको सब्लिमेशन बोला जाता है, याद रखना है। सो यहाँ पर इवेपोरेशन है क्या? नहीं, इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन जो है आपका लिक्विड से आपका गैस में कन्वर्ट होने को बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। सो ये भी नहीं होगा,
दिस इज नॉट द थिंग। फिर आपका कॉन्डेंसेशन, कॉन्डेंसेशन क्या होता है? कॉन्डेंसेशन आपका जो लिक्विड है, मतलब आपकी जो गैसेस वगैरह हैं, इट इज़ एट द हायर एटमॉस्फेयर, ठीक है। गैसेस जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ऐसा होता है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन ये होता है, ठीक है, दिस इज द सब्लिमेशन। फिर टेम्परेचर फॉल्स विद द हाइट। देखो अभी मैंने बताया था, ये अब आपको बताना पड़ेगा कि टेम्परेचर फॉल्स विद द हाइट। सो ये होता है आपका, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, आपका जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा। सो ये कहाँ होता है? ये होता है हमारा ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। फिर विच रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स, अभी हमने देखा है कि जो आयोनोस्फेयर है वो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है। फिर विच कंटेन द मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या? स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है। सो दिस इज आर स्ट्रेटोस्फेयर। फिर फॉल्स इन द टेम्परेचर स्टॉप्स, कहाँ पर? सॉरी, ये मैंने शायद गलत गलत लगा दिया है, ये देख लेते हैं। फॉल्स विद द हाइट, दिस इज द ट्रोपोस्फेयर। फिर रिफ्लेक्ट, अच्छा ये आयनोस्फेयर यहाँ पर है, दिस इज दिस। एंड जहाँ पर टेम्परेचर की फॉलिंग बंद हो जाती है वो होता है आपका ट्रोपोपॉज, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मोर और लेस आपको कांस्टेंट टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा, ठीक। देन वी आर हैविंग, ओके, which atmospheric gas filters out most of the UV radiation of sunlight? UV रेडिएशन को कौन फिल्टर आउट करता है? दिस इज आर ओजोन। ये कहाँ मिलती है? एट 15 to 30 किलोमीटर, एंड मिलती है आपको स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। सो यहाँ पर दिस इज द ओजोन, ठीक है, ओजोन O3। देन वी आर हैविंग द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर in air in the tropical region may vary as high as, so पहले तो देखो जो वाटर वेपर है, ठीक है, वाटर वेपर आपकी कम से कम 0 हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हो सकती है आपकी 4% तक, ठीक है। अब ज़्यादा आपको खुद पता होगा कि जो वाटर वेपर है, जब आपका टेम्परेचर हाई हो, जब आपके आसपास की जो गैसेस हैं या फिर जो एटमॉस्फेयर है उनका टेम्परेचर हाई हो, तो वो वाटर वेपर को होल्ड कर सकती हैं। और ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है? वो होता है इक्वेटर्स में, ठीक है, नॉट द इक्वेटर्स, बट आप हाँ इक्वेटर्स में ही समझ लो, ठीक। तो इक्वेटर्स में सबसे ज़्यादा आपको वाटर वेपर्स मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पर आपका इवेपोरेशन भी ज़्यादा होता है। फिर आप जैसे जैसे पोल्स में जाओगे तो आपकी ये चीज़ जो है वो डिक्रीज होती जाती है। सो एज हाई एज, मतलब ज़्यादा कितने तक हो सकता है? 4% तक हो सकता है वाटर वेपर, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में। ये तो मैक्सिमम लिमिट है बेसिकली। फिर एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब हमको करेक्ट आंसर देखना है। सो एटमॉस्फेरिक एयर इज नेवर कम्प्लीटली ड्राई, कि जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है वो कभी ऐसे कम्प्लीटली ड्राई नहीं होती है। देखो थोड़ा बहुत वाटर वेपर तो हमेशा ही होता है, कम्प्लीटली ड्राई कभी नहीं हो सकती। सो यस, दिस इज द ट्रू। वाटर वेपर कैन ऑक्यूपाई एज मच एज 4% ऑफ द एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम, अभी हमने देखा, यस। सो वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज ऑलवेज इनविजिबल, कि हमको कभी नहीं दिखती। कभी कभी तो दिखती है ना, देखो क्लाउड्स तो दिखते ही हैं आपको, ये भी तो वाटर वेपर्स ही हैं। सो ये तो हो गया हमारा गलत, ठीक है। तो 1 and 2 is the true one. Then which one of the following atmospheric layer reflect the radio waves? Radio waves कौन reflect करता है? Ionosphere. Then atmospheric temperature decreases with the height in the troposphere because, अब जो देखो ट्रोपोस्फेयर में पहले मैं आपको बता दूं कि जो हाइट है वो क्यों डिक्रीज होती है। आप जैसे दिस इज योर ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। अब सबसे नीचे वाला जो बंदा है, यहाँ पर एक कोई बंदा बैठा है, तो उसके ऊपर जो एयर प्रेशर है, एयर का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके ऊपर पूरा एयर होता है, ठीक है, दिस इज योर एयर। और प्रेशर जो है एयर का नीचे की तरफ लगता है ग्रेविटी की वजह से। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपका जो एयर प्रेशर है वो कम होने लग जाता है, इसलिए ऊपर जाते हो आप तो आपको सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। सो यही पूछ रहा है ये कि जो एटमॉस्फेयर है, जो आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो आपका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि एयर एट द हायर लैटिट्यूड इज लेस डेंस, सोलर रेडिएशन इज लेस एट द हायर लेवल। देखो ये तो गलत है। देन देयर इज अ मोर एटमॉस्फेरिक गैस एट द हायर एल्टीट्यूड, नहीं, कम होती है। एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय द रेडिएशन फ्रॉम द सरफेस, ये भी। अच्छा ये तो रीजन होता ही है, दिस इज द सेकेंडरी रीजन एक्चुअली,
ठीक है, ये सेकेंडरी रीज़न होता है। बाकी जो प्राइमरी रीज़न होता है वो ये होता है कि आपका जो नीचे वाला, दिस इज़ योर अर्थ, ठीक है, आपका अर्थ है, सन से जो रेडिएशन आती है वो शॉर्ट वेव में होती है, ठीक है, और अर्थ जो है वो लॉन्ग वेव में रिफ्लेक्ट करती है। सो इनको ही क्या बोलते हैं हम, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है ना, वो आस पास का जो एनवायरमेंट है या फिर जो भी इनका ये आसपास का इन्वायरमेंट है ना, इसको वार्म कर देती हैं। इसीलिए जो अर्थ से लगी हुई लेयर है वो काफ़ी गर्म होती है, बाकी ऊपर जाते जाओगे ना तो आपकी लेयर जो है वो ठंडी हो जाएगी। सो यही होता है। सो एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय द रेडिएशन फ्रॉम द सरफेस, क्योंकि सरफेस से जो रेडिएशन आती है उससे जो एटमॉस्फेरिक गैस है उससे जो निचला एटमॉस्फेयर है या फिर ट्रोपोस्फेयर है वो गर्म होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ नेचुरल एलिमेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर? कौन सा नहीं होता है? क्रिप्टॉन होता है, हमने देखा, आर्गन होता है, वाटर वेपर होता है, बट CFC नहीं होता, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये मैन मेड होता है, ठीक है। There is a little intermixing of air between the troposphere and stratosphere. Stratosphere holds a large volume of the dust vapor. क्या इसका रीज़न ये है? देखो, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि क्योंकि इनके बीच में अब ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ पर ट्रोपोपॉज होता है, दिस इज योर ट्रोपोपॉज, यहाँ पर आपका हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, ये ट्रोपोस्फेयर। सो इसीलिए यहाँ पर लिटिल इंटरमिक्सिंग होती है, ठीक है, देयर इज अ लिटिल इंटरमिक्सिंग। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हो गया सही। बट दूसरा जो है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, वेपर होती हैं। तो जब सबसे ज़्यादा एक्टिविटी ट्रोपोस्फेयर में हो रही है तो सबसे ज़्यादा वाटर वेपर स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होती है, ये होती है आपकी ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट, ये आपका हो गया, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर वर्टिकली आउट फ्रॉम द अर्थ। सो आपको ये बताना है। पहले तो आपका होता है ये ट्रोपोस्फेयर, फिर होता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, देन ओजोन एंड देन आयोनोस्फेयर। सो हमारा हो जाएगा दिस वन, विच वन इज करेक्ट, और दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। पहले आपका ये बी है एंड देन आपका ये सी है, सी के बाद आपका ए है, ए के बाद आपका डी है, ठीक। देन वाटर ड्रॉपलेट दे आर फाउंड टू बी हाई इन द ट्रोपोस्फेयर। जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ट्रोपोस्फेयर में मिलती हैं हाइट पे, एंड द टेम्परेचर वेरिएशन इन द ट्रोपोस्फेयर इज नॉट अलार्मिंग एज कम्पेयर टू द स्ट्रेटोस्फेयर। मतलब जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन मिलता है और ट्रोपोस्फेयर में कम वेरिएशन मिलता है। देखो, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बट ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो ट्रोपोस्फेयर है, आपका ट्रोपोस्फेयर है, उसकी हाइट पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगे। तो हाँ, मिलेंगे। तो वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगे, क्यों मिलेंगे? क्या इसका रीज़न ये हो सकता है कि दोनों का टेम्परेचर वेरिएशन जो है वो कंट्रास्ट है? मतलब जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसका टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा है और ट्रोपोस्फेयर है उसका टेम्परेचर वेरिएशन इतना नहीं है, इसीलिए हमको वाटर ड्रॉपलेट्स हाइट पर मिलते हैं। तो ये तो बहुत ही वेग सा रीज़न हो गया ना, ये नहीं होता है। दोनों जो है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। So both they are true but not explaining. Then increase in the CFC, chlorofluorocarbon, in the atmosphere is associated with. अब जो CFC है उसके इंक्रीज होने से क्या होता है आपको पता होगा। CFC जो है उसके इंक्रीज होने से जो हमारा ओजोन है उसका डिप्लीशन होता है, ठीक है। सो ओजोन डिप्लीशन। then the troposphere is the dense lower part of the atmosphere in which meteorological phenomena such as clouds and storms occur. जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है इसमें मीटियोरोलॉजिकल फिनोमिनाज जैसे कि क्लाउड्स और डस्ट स्टॉर्म होते हैं। तो हाँ, सो ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड, क्योंकि जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर जो है वो घटता है। देखो, ये दोनों सही है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट ये कुछ ऐसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, ठीक है। सो बोथ ऑफ देम दे आर ट्रू बट दे आर नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग ईच अदर। Okay, then the temperature of the stratosphere increases with the altitude. Yes, क्योंकि troposphere is heated largely through the absorption of ozone molecules of UV। मतलब जो ओजोन है, ओजोन UV रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए यह गर्म होता है। सो इसीलिए जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसकी जो गर्मी है वो मतलब जो टेम्परेचर है जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो बढ़ता है। तो ये तो भाई करेक्ट है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को बढ़िया से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। फिर हम बात कर लेते हैं ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम द एक्सेसिव
एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ सीवियरली चेंजिंग सोलर रेडिएशन, सो जो हमारी यूवी रेडिएशन है उससे हमको ओजोन बचाती है। यस, ओजोन होल हैज़ बीन डिस्कवर्ड ओवर द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका। तो देखो पहली बार जो ओजोन होल है वो एंटार्क्टिका पे तो फाइंड किया गया था, बट ये इसका कुछ ऐसे खास एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, दोनों ट्रू है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस। तो पहले हमको मिलता है ट्रोपोस्फेयर। देखो तो हम सबसे देख लेते हैं लास्ट में क्या मिल रहा है हमको। लास्ट में स्ट्रेटोस्फेयर नहीं मिलता, लास्ट में हमको मेजोस्फेयर नहीं मिलता, लास्ट में हमको मिलता है थर्मोस्फेयर। सो यहाँ पर है थर्मोस्फेयर, ठीक है, फिर थर्मोस्फेयर के पहले आता है मेजोस्फेयर। सो ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक। then we'll talk about the 30th question. Is that, yeah, 30th question. So 30th question is asking कि per minute solar radiation that is received on a 1 centimeter at the outer surface of the plane, मतलब जो आपका सन का आउटर प्लेन है इसके 1 यूनिट पे या फिर आप बोलो कि 1 सेंटीमीटर पे जो आपको सन की रेज मिलती हैं उनको क्या बोलते हैं। सो इनको बोला जाता है सोलर कांस्टेंट, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज द सोलर कांस्टेंट। then which of the following phenomena which is not involved in the global radiation balance। देखो global radiation balance में कोई आपके वो नहीं आएंगे इंस्ट्रूमेंट्स, ये तो नेचुरल जैसे एल्बिडो है और सेंसिबल हीट है ये दोनों आएंगे, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, नॉट इन्वॉल्व। सो ए एंड बी दे आर नॉट इन्वॉल्व। अब जो पायरेनोमीटर है वो क्या होता है, पायरेनोमीटर जो है वो आपका सोलर रेडिएशन को नापने के लिए होता है, ठीक है, इट इज फॉर मेजरिंग द सोलर रेडिएशन। एंड दूसरा होता है आपका एनोमीमीटर। एनोमीमीटर जो है वो आपको विंड स्पीड नापने के लिए होता है, ठीक है, फॉर द विंड स्पीड। देन नॉर्थवर्ड स्लोप, ये बोल रहा है कि द नॉर्थवर्ड स्लोप रिमेन्स फॉरेस्टेड इन द माउंटेनियस एरियाज ड्यू टू। जो नॉर्थवर्ड स्लोप है, मान लो ये आपका माउंटेन है और ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है, ठीक है। तो जो नॉर्थवर्ड है वो क्यों फॉरेस्टेड रहता है, मतलब इसमें क्यों ऐसे फॉरेस्ट घने घने रहते हैं, वो इसीलिए रहते हैं देखो क्योंकि जो रेडिएशन इंटेंसिटी है, रेडिएशन इंटेंसिटी की वजह से, ठीक है, सेंसिबल हीट डिफ्यूजन और रेले स्कैटरिंग की वजह से भी नहीं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ द सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक एंड स्कैटर टू द स्पेस, मतलब जो हमारी सन से आती हैं रेज और कितनी हमारी अर्थ जो है वो रिफ्लेक्ट कर देती है, कितनी रिफ्लेक्ट कर देती है, लगभग 30% जो है वो रिफ्लेक्ट कर देती है हमारी जो अर्थ है वो। फिर हम बात करते हैं कि एल्बिडो। पहले तो देखो इसमें बोल रहा है कि सब मैक्सिमम एल्बिडो क्या होता है। एल्बिडो क्या होता है कि जो आपका रिफ्लेक्ट होके, मतलब कौन सी सरफेस कितना ज़्यादा जो सन की रेज हैं उनको रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। सो जो फ्रेश स्नो है वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। इनका थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पहले जो है वो डेजर्ट है, डेजर्ट रिफ्लेक्ट करती है, उसके बाद आता है आपका फॉरेस्ट, ठीक है, फिर आपका फॉरेस्ट रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर आपका करते हैं क्लाउड्स। क्लाउड्स में भी यदि मैं बात करूँ तो जो थिक क्लाउड्स हैं वो ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू आपके थिन क्लाउड्स, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा करते हैं आपको फ्रेश स्नो। इन दोनों में आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, जो डेजर्ट है एंड फॉरेस्ट है, तो जो डेजर्ट है वो कम होती है और जो फॉरेस्ट है वो ज़्यादा होता है, ठीक। देन वी विल बी टॉकिंग which of the following latitudes has no surplus and no deficit बैलेंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कौन से लैटिट्यूड पर कोई सरप्लस नहीं होता और कोई डेफिसिट नहीं होता, तो ऐसा जो है वो कौन सा लैटिट्यूड होता है। तो याद रखना है कि जो 38 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम वाला लैटिट्यूड होता है, ठीक है, दिस लैटिट्यूड इज द इक्विलिब्रियम वाला लैटिट्यूड। सो इसमें ना तो सरप्लस होता है ना डेफिसिट होता है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड द सोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एनर्जी। तो सन इज द सोर्स, ठीक है, लेटेंट सन इज द सोर्स और हमारा जो एटमॉस्फेरिक एनर्जी है वो लेटेंट हीट पर चलती है, दिस इज योर लेटेंट हीट, ठीक, मतलब हिडन हीट जिसको बोलते हैं, वो है सोर्स ऑफ जितने भी एटमॉस्फेरिक एनर्जी है उन सब का सोर्स जो है वो लेटेंट हीट है हमारा। फिर जो लैंड सरफेस है इट इज हीटेड मोर क्विकली to greater extent than the water is subjected to equal amount of insolation. Land is opaque while the water is transparent to the solar radiation. So ये इसका आंसर, मतलब ये इसका रीज़न है, दिस इज द रीज़न, और ये असर्शन है, ये बोल रहा है कि जो लैंड है
वो लैंड और ओशियन दोनों पे सेम सन की रेज जो है वो आ रही है, बट लैंड हमारा जल्दी हीट हो जाता है, बाकी जो ओशियन है वो लेट होता है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि जो लैंड है वो ओपेक होता है और जो वाटर है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये बात तो एकदम सही है ना, दिस इज ट्रू। देन आ जाता है हमारा लैंड सरफेस इज हीटेड मोर क्विकली टू ग्रेटर एक्सटेंट देन द वाटर। अब यहाँ पर रीजन जो है वो दूसरा दे रहा है, रीजन बोल रहा है कि स्पेसिफिक हीट लैंड का ज़्यादा होता है वाटर से। तो नहीं, जो आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये आपका ज़्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द लैंड। सो ये आपका हो गया गलत, रीजन इज रॉन्ग, सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ओके, देन यस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑन द अर्थ इज द हॉटेस्ट। देखो जो हॉटेस्ट है लिबिया में, दिस इज द लिबिया, लिबिया में अल अजीजिया ये होता है अर्थ पे। लिबिया में अल अजीजिया जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको टेम्परेचर जो है वो देखने को मिलेगा। फिर देखो, इफ़ द एलिवेशन ऑफ द सन डिक्लाइंस द एल्बिडो, यदि जो सन है, मान लो दिस इज द अर्थ, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अब ये हमारा सन है, ये हमारा इतनी ऊंचाई पर है, ठीक है, दिस इज योर ऊंचाई। अब ये जो सन है वो यहाँ कहीं नीचे आ जाए तो आपका एल्बिडो क्या क्या होगा, क्या ये इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा? देखो जो हमारा एल्बिडो है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्शन फिर और ज़्यादा ऐसे तेजी से होएगा, ठीक है, दिस इज द थिंग। फिर सम हीट इज रिसीव्ड बाय द एटमॉस्फेयर इवन आफ्टर द सनसेट। कुछ हीट जो है हमें मतलब जो सन डूब जाता है ना उसके बाद भी हमें थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। तो वो क्यों मिलती है? वो हमको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से मिलती है। जैसे दिस इज योर अर्थ, अब जो सन की रेज हैं वो होती हैं यूवी रेडिएशन। अब चूंकि जो हमारी अर्थ है वो एब्जॉर्ब कर लेती है कुछ रेडिएशंस को, तो रात के समय ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है वो निकालती है, ये होती है लॉन्ग वेव। सो इसी की वजह से जो है हमारा एटमॉस्फेयर गर्म रहता है। आ रहा समझ? फिर हम बात करेंगे इंसुलेशन रीचेस द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ, जो इंसुलेशन है वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में आती है। अभी मैंने कितनी बार बताया आपको कि शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में आ रही है, शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में आ रही है, ठीक है। एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, इट डज नॉट हीट द एटमॉस्फेयर। देखो ऐसा तो नहीं होता है। फिर इट हैज़ अ डिफरेंट वेव लेंथ देन इनकमिंग, ये भी नहीं। इट इज़ यूजुअली शॉर्ट वेव लाइक द विजिबल लाइट विच डू नॉट पेनिट्रेट द एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये वाला सही है। हीट एटमॉस्फेयर बाय द एब्जॉर्प्शन, क्या बोल रहा है कि जो भी एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो भी हमारा एटमॉस्फेयर क्या करता है, एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, इट इज़ रिफ्लेक्टिंग सम ऑफ द एनर्जी। तो ये कैसी होती है? ये विजिबल लाइट के जैसी होती है जो कि एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट नहीं करती, इट डज नॉट पेनिट्रेट द एटमॉस्फेयर, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू द लोएस्ट एल्बिडो, सबसे ज़्यादा सबसे कम एल्बिडो किसका होगा? अब आप खुद सोचो, जो जो कम वाइट होगा उसका एल्बिडो सबसे कम होगा। मिरर नहीं, फ्रेश स्नो का सबसे ज़्यादा होता है, थिक क्लाउड्स का भी सबसे मतलब ऐसे ज़्यादा होता है, बट जो मॉइस्ट प्लग सॉइल है ये तो ब्लैक से कलर की होती है ना, सो ये तो एब्जॉर्ब करेगी। So this is the lowest. Then which one of the following condition would provide for the least amount of insolation? किस कंडीशन में जो इंसोलेशन है वो एकदम ही कम हो जाएगी हमारी? सो देखो, when sun is near the horizon, when sun at the closest point to its orbit to the sun, मतलब जो हमारा अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ, ठीक है, और ये हमारा सन है, दिस इज आवर सन। तो जब ये एकदम क्लोज में होगी तब जो है वो इंसोलेशन सबसे कम होगा क्या? देखो ये वाला नहीं है, दिस इज नॉट। द लेंथ ऑफ द डे इज मैक्सिमम, जब मतलब समर के टाइम पे, जब हमारा जो समर है, समर के टाइम पे हमको लीस्ट अमाउंट ऑफ इंसोलेशन मिलेगी, नहीं। व्हेन द लेंथ ऑफ द नाइट इज मैक्सिमम, जब रातें जो है वो लंबी होंगी तब हमको लीस्ट अमाउंट ऑफ इंसोलेशन मिलेगी, तो ये भी नहीं है। देखो जब हमारा जो सन है वो होराइजन पर होगा। अब होराइजन पर सन कब होता है? देखो होराइजन पर सन कुछ ऐसे होता है, दिस इज अर्थ एंड दिस इज यू, ठीक है। अब दिस इज योर परसीव्ड लोकेशन ऑफ सन, ठीक है, और ये जो है सन की होती है ट्रू पोजीशन, दिस इज द ट्रू पोजीशन। और ये एकदम जो जो अर्थ से ऐसा मिलता हुआ आता है, ठीक है, दिस इज द अर्थ, जो भी आपका अर्थ से ऐसे मिल रहा है, दिस इज द होराइजन, ठीक, दिस इज द होराइजन, ये होता है आपका होराइजन पॉइंट, ठीक है। तो जब हमारा जो सन है वो होराइजन पर होता है, अर्थ के होराइजन पर,
तब हमारे यहाँ जो है वो लीस्ट अमाउंट ऑफ इंसोलेशन होता है, ठीक है। दिस इज द थिंग। फिर हम बात कर लेते हैं एवरी प्लैनेट, हर एक प्लैनेट हमारा सोलर सिस्टम का जो है उसके पास अपना एटमॉस्फेयर है। तो ये एकदम सही बात है, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही सभी एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट का, मतलब जितने भी क्लाइमेट में एलिमेंट्स हैं उनका बेसिस एटमॉस्फेयर होता है। तो दिस इज एकदम ट्रू स्टेटमेंट। हीट बजट क्या होता है? हीट बजट मैंने बताया था कि जो इनकमिंग है रेडिएशन सन से और जो आउट गोइंग है, इन दोनों का जो बैलेंस होता है उसको हम बोलते हैं हीट बजट। सो बैलेंस बिटवीन द इनकमिंग एंड आउट गोइंग रेडिएशन। देन जो अर्थ का एवरेज एल्बिडो है, एवरेज एल्बिडो क्या होता है? इट्स 32%। अच्छा, इससे आपको उससे कंफ्यूज नहीं करना है कि जो सन इनकमिंग रेडिएशन है और जो आउट गोइंग रेडिएशन, मतलब जो अर्थ है हमारी, वो कितना रिफ्लेक्ट बैक कर देती है इन द स्पेस। सो इट इज़ 30%। बाकी जो एवरेज एल्बिडो है वो 32% होता है, ठीक है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द साइक्रोमीटर? अब जो साइक्रोमीटर है, साइक्रोमीटर, पहले बात तो जो साइक्रोमीटर नाम की चीज़ है वो एयर ह्यूमिडिटी के लिए होती है। क्या होती है? एयर ह्यूमिडिटी को नापने के लिए होती है। अब जो साइक्रोमीटर है आप देखो, ये है, यहाँ तक जो है ये साइक्रोमीटर है, ठीक है। अब इसमें क्या कौन कौन से पार्ट हैं? आपको सीवल जॉइंट मिलेगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर एंड वेटेड विक मिलेगी। अब इसमें से देखो कि कौन सा जो है वो इसका पार्ट नहीं है। थर्मोमीटर तो इसका पार्ट है, देखो, सीवल जॉइंट भी इसका पार्ट है। स्क्रीन जो है, स्क्रीन, देखो स्क्रीन को थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, बाकी सीव इसका पार्ट नहीं है। देखो सीव जो है वो अलग पार्ट है। सो सीव इज नॉट अ पार्ट। तो कौन कौन पार्ट है? ए एंड बी, वी आर सर्टेन कि भाई ए और बी जो है वो तो पार्ट है, ठीक है। सो अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट, सॉरी नॉट अ पार्ट, तो सी और डी इज नॉट अ पार्ट। ए और बी तो हैं, तो इनको आप एलिमिनेट कर दो, ठीक। सो यस, विद दिस, इसमें हमने जो है वो 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। फिर हम अब नेक्स्ट में करेंगे 51 से लेके 100 तक, ठीक है।